एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारतों अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, जो अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पे के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। पर लगभग 80 साल पहले पुरातत्ववादी विदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यहाँ की खंडर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहर में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरस्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहर का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से दो या उससे अधिक दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजन किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्से बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। यानी ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों के नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पक्की ईंट की बनाई जाती थी। इसकी ईंट इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारों खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगर के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नान इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरह के उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाले जाते थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये रहा ये महासागर स्नानघर, इसी में लोग नहाते थे। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों को ढके हुए के कारण इनमें जगह जगह मेन हॉल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती थी, जहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीज मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बनी आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगर के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बनी खिलौने, कई खिलौने भी लाते थे मिट्टी से बना हुआ, जिसे बच्चे खेलते होंगे। सब काल्पनिक बात, यही खिलौना हो सकता है। और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ वहाँ मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। ये समझा। तांबे और कांसे की औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। ये रहा बाट, ये रहा आभूषण। सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। इनसे अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किए थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना,
मणिकें चमकना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, ये किसी विशेषज्ञ ने मूर्ति बनाया होगा। और ये मूर्ति यहाँ पर है, पत्थर का बना है। इसका मतलब ये एक्सपर्ट बनाया, विशेषज्ञ ने बनाया होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को प्रशिक्षण में हासिल करते थे या फिर केवल महिला ही। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम को किए होंगे। अब पढ़ेंगे फ्योन्स। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या सॉफ्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स से मणके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। खोज में कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी और धातु। ये लकड़ी और धातुओं के आयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चे माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ भी वहाँ मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ का वो दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे को आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। किसको? किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल नहीं तो बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लोग ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी के का संचयन किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसल में सिंचाई की जाती होगी। ये खिलौने का हल ये है। ये हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशी के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाया जाता था। वे बेर जैसे फसल को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। रात में हड़प्पा कालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण। कच्चे इलाकों में खरीद बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिलते कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। यह पत्थर शंखों धातुओं से बनाई गई चीज़ों एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बने उनकी छाप मिली है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ये रहा मनके। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़क पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गया और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण हो सकता है कि ईंट पकने में ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंड से चारागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंधु और पंजाब में बस्ती उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नगर का विकास हुआ। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। इसी के साथ NCERT चैप्टर 3 हिस्ट्री खत्म।